हेलो स्टूडेंट्स, आरडीडी 7 के प्रीवियस क्वेश्चन का ये वीडियो है। ये सेकेंड पार्ट है। हालांकि इससे पहले मैं फर्स्ट पार्ट बना चुका हूं। अगर आप नहीं देखें तो फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। ये आरडीडी 7 का सेकेंड पार्ट है। ये प्रीवियस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। ठीक है, मैं प्रीवियस क्वेश्चन का सोल्यूशन करने जा रहा हूं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो निगरानी और मूल्यांकन के अर्थ और क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। हालांकि इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन है सभी को मैं पार्ट 1 वीडियो में बना चुका हूं, तो आप मेरे पार्ट 1 वीडियो को जरूर देखें। तो इसमें क्या है, निगरानी और मूल्यांकन के अर्थ और क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। तो निगरानी का जो अर्थ होता है वो होता है छानबीन से, और मूल्यांकन का अर्थ होता है निष्कर्ष से। मतलब किसी भी योजना के संचालन के लिए उसमें निगरानी और मूल्यांकन का होना बहुत ही आवश्यक होता है। सपोज सरकार के द्वारा कोई परियोजना चलाई जा रही है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जा रही है, जो कि ग्रामीण लोगों के हित के कारण हित को ध्यान में रखते हुए चलाई जा रही है, जो ग्रामीण क्षेत्र के उन्नति को बढ़ाने के लिए चलाई जा रही है। तो उसमें क्या होता है, सरकार के द्वारा एक टीम गठित की जाती है जिसे हम निगरानी टीम कहते हैं। उस समिति का गठन इसलिए किया जाता है, उसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि वह उस परियोजना से संबंधित निगरानी करे। उसमें जो जितने भी व्यक्ति होते हैं वो समय समय पर जाते हैं और उस परियोजना से संबंधित बिंदुओं की निगरानी करते हैं। निगरानी के अंतर्गत उसकी रूपरेखा, उसमें प्लानिंग, उसके ढांचा, नियंत्रण आदि को अध्ययन करते हैं और उसकी समीक्षा करके उसे लिखते हैं। मूल्यांकन का संबंध है कि उस परियोजना में संबंधित कार्य जो किए गए हैं वो कितने कार्य किए गए हैं, उस कार्य से कितने लोग लाभान्वित हुए हैं, उस कार्य से कितने लोग लाभ लिए हुए हैं, उस कार्य से कितने लोगों को लाभ पहुंचा है, और उस कार्य में कौन कौन सी समस्या आई है, कौन कौन सी बाधाएं आई है, और इस बाधाओं को किस प्रकार से निराकरण किया जा सके, उसका हल किया जा सके। इन सभी का एक मूल्यांकन किया जाता है, एक निष्कर्ष निकाला जाता है, एक परिणाम लिखा जाता है। इसका एक क्या है, एक ढांचा बनाया जाता है, एक समरी लिखा जाता है, जिसको मूल्यांकन कहते हैं। मतलब इन सभी चीजों का अध्ययन करना, इस सभी चीजों का समीक्षा करना, इंस्पेक्शन करना, सुपरविजन करना, इसको ऑब्जर्वेशन करना ही उसका मूल्यांकन है। मतलब किसी भी परियोजना के संचालन हेतु निगरानी और मूल्यांकन का होना बहुत ही आवश्यक है। अगर इन दो बिंदुओं पर ध्यान दिया जाए तो किसी भी परियोजना को विस्तृत एरिया तक, विस्तृत क्षेत्र तक उसे लागू किया जा सकता है। भारत में पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं का बात कीजिए, विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो भारत में पंचायती राज का जो मुख्य उद्देश्य था वो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का कार्य करना था। अब ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार से विकास का कार्य किया जा सकता है, इसके बहुत सारे पहलू हैं। पंचायती राज का जो मुख्य उद्देश्य था वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब निर्धन परिवारों को उसका अधिकार दिया जाए। इसके लिए पंचायती स्तर पर, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में तो पंचायत होता है, वहां पे मुखिया का शासन होता है, इसलिए पंचायती स्तर पर ही क्या किया जाए, उसे सुविधा को दिया जाए, उसे योजनाओं से जोड़ा जाए, वहां के गरीब निर्धनों को योजनाओं से जोड़ा जाए, उसका लाभ दिया जाए। इसके लिए प्रावधान किया गया। इसके अंतर्गत बहुत सारे योजनाओं को जोड़ा गया, जैसे है कि प्रारंभिक शिक्षा पंचायती स्तर पे ये लागू किया गया कि नहीं, वहां के बच्चे जो है वो स्कूल जाएंगे, अगर किसी प्रकार से वो बच्चे स्कूल छोड़ दिए हैं तो उसे ले जाने का कार्य वहां के टीचर करेंगे। उसके लिए बहुत सारे योजनाओं को लागू किया गया। साथ ही साथ वहां की प्रारंभिक शिक्षा को सुधारने के लिए, जैसे कि 5 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के वर्ग के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था राष्ट्रीय विकास नीति के द्वारा किया गया। इसमें 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की प्रावधान की गई। साथ ही साथ पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत ग्रामीण स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया गया। इसके लिए बहुत सारे संगठन, स्वैच्छिक संगठन, एनजीओ काम कर रहे हैं, ताकि गरीबों में जो बीमारी की अज्ञानता है उसे क्या किया जाए, जागरूक किया जाए, उससे रूबरू किया जाए। बीमारी से होने वाली अज्ञानता से उसे क्या किया जाए, स्पष्ट किया जाए, उसे जागरूक करके वो क्या करे, अपने चिकित्सा के लिए वो सही मार्गदर्शन ले, वो हॉस्पिटल का रुख करे, वो चिकित्सा के लिए डॉक्टर के पास जाए, उसकी जो गलत अवधारणा है या फिर अंधविश्वास है उसको दूर करने का भी काम किया गया। साथ ही साथ इसके अंतर्गत सड़कें निर्माण की कार्य की गई, ग्रामीण जल आपूर्ति की कार्य की गई, ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य किया गया, ग्रामीण आवास का काम किया गया। बहुत सारे बिंदुओं पर कार्य किया गया जो कि पंचायती राज प्रणाली के प्रमुख विशेषताओं में शामिल है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को इंदिरा आवास योजना के तहत जोड़ा गया, जिसमें आवास देने का प्रावधान किया गया। इसमें खासकर वैसे व्यक्ति जो कि आवासहीन है, आवासीन लोगों में से भी विशेषकर जैसे अनुसूचित जनजाति के लोग, अनुसूचित जाति के लोगों को आवास देने का काम किया गया, जो कि सामाजिक समूह में बहुत ज्यादा निर्धन परिवार से आते हैं। शहरी मलिन बस्तियों के लिए भी बहुत सारी योजना लाई गई, जिसमें पोषक संबंधी योजनाओं को रखा गया। खास करके खाना पकाने के लिए ग्रामीण घरेलू ऊर्जा का प्रयोग किया जाने लगा। सरकार के द्वारा पंचायती राज
प्रणाली के अंतर्गत बहुत सारे योजनाओं को लागू किया गया, जिसमें वहां की महिलाओं में सशक्तिकरण का कार्य किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, अब उसे मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बहुत सारे योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया गया, उसे छोटे छोटे उद्योगों से जोड़ने का काम किया गया, उसे छोटे छोटे व्यवसाय से जोड़ने का काम किया गया। अगर उसके पास पूंजी की कमी है तो उसे पूंजी दिलाने हेतु वित्त की व्यवस्था दी गई। वित्त की व्यवस्था देने के लिए उसे बैंकों से लोन देने का प्रावधान किया गया कि बैंकों से उसे छोटे मोटे लोन दिलाकर वह क्या कर सकते हैं, अपने कार्य को सुचारू रूप से चला सकते हैं। इन सभी कार्य प्रणाली को पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत में जोड़ा गया, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की, महिलाओं की, बच्चों का सर्वांगीण विकास के साथ साथ वो मुख्य धारा से, समाज के मुख्य धारा से वो जुड़ सके और उसके आर्थिक स्थिति में क्या हो, परिवर्तन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हीं चार के उत्तर दीजिए। इसे हम डील करेंगे एक एक करके। पहला है चैनल के चयन। कभी कभी ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, कृषि आधारित लोगों के लिए सरकार के द्वारा चैनल की व्यवस्था की गई है। मतलब किसी टेलीविजन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कृषि केंद्र का भी संचालन किया जाता है। जैसे क्या, किसान चैनल का संचालन किया जाता है, जिसमें किसानों को चैनल के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से यह बताया जाता है कि आपको किस सीजन में किस फसल का उपयोग करना है, आपको किस मौसम में किस तरह की उपजाऊ मिट्टी करनी है, आपको किस मौसम में किस प्रकार के फसल का उत्पादन कर आप अधिक से अधिक मात्रा में फसल का उत्पादन कर सकते हैं, फसल की उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं। बहुत सारे योजनाओं को चैनल के माध्यम से दर्शाया जाता है ताकि लोगों को अधिक स्पष्ट रूप से समझ में आए। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को समझाने के लिए सरकार के द्वारा कृषि केंद्र, कृषि विकास चैनल, ज्ञान भारती जैसे चैनलों के माध्यम से किसान संबंधी जानकारी दी जाती है, उसे खेती करने संबंधी जानकारी दी जाती है, उसे कीटनाशक का कैसे प्रयोग किया जाए, अपने खेतों में टेक्नोलॉजी का प्रयोग कैसे किया जाए, तकनीक का प्रयोग कैसे किया जाए, सिंचाई व्यवस्था को सुचारू रूप कैसे दिया जाए, सिंचाई व्यवस्था से संबंधित बिंदुओं का निराकरण कैसे किया जाए, इन सभी पहलुओं को चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से बताया जाता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो किसान है, वो वीडियो के साथ साथ ऑडियो के माध्यम से भी, दोनों के माध्यम से, मतलब ये विजुअल भी होता है, ऑडियो विजुअल होता है, ठीक है, उसे वो देख भी सकता है, ठीक तरह से सुन भी सकता है। इससे क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किसानों को अच्छी तरह से समझ में आता है। तो सरकार के द्वारा बहुत सारे चैनलों को लागू किया गया है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उसका हित को सोचते हुए ये चैनल लागू किया गया है। वहां के जो किसान है, जो गरीब किसान है, जो कि कृषि पर आधारित है, जिनका आजीविका कृषि पर आधारित है, वो क्या करते हैं, चैनल के माध्यम से फसल संबंधी जानकारी लेते हैं, चैनल के माध्यम से कीटनाशक संबंधी जानकारी लेते हैं, चैनल के माध्यम से क्या करते हैं, वो बीज संबंधी जानकारी लेते हैं और अपने वो खेती को सुचारू रूप से संचालित करते हैं। सिंचाई से संबंधित बिंदुओं को अपनाकर क्या करते हैं, वो सिंचाई व्यवस्था को उन्नत करते हैं और इस प्रकार वो अपनी जो फसल की उत्पादकता है उसमें वृद्धि लाते हैं। विस्तार का दर्शन, विस्तार का दर्शन का अर्थ होता है कि आप किसी भी कार्य को विस्तृत क्षेत्र में फैलाते हैं। विस्तार का संबंध है कि अगर आप कोई कार्य को कर रहे हैं तो इसकी जो कार्य प्रणाली है, इसका जो कार्य क्षेत्र है वो अधिक मात्रा में विस्तृत है, लंबा है। तो किसी भी क्षेत्र में अगर आप अधिक क्षेत्र में लॉन्ग लास्टिंग काम करना चाहते हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से काम करना चाहते हैं, बहुत अच्छे दिन तक काम करना चाहते हैं, इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको कार्य और रणनीति को अपनाना पड़ता है। मतलब किसी भी कार्य परियोजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्य नीति का होना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए योजना तैयार की जाती है, सबसे पहले प्लानिंग किया जाता है, योजना तैयार की जाती है, कार्य का रूपरेखा तैयार किया जाता है, इसके बाद उसमें कितना किस प्रकार का बजट खर्च होता है, उसमें वित्त की सहायता कितनी होगी, इसका आकलन किया जाता है। इसके बाद उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है, उसको किस प्रकार इंप्लीमेंट करना है, उसको ग्रामीण क्षेत्रों में जाके किस प्रकार फैलाना है, इन सभी बिंदुओं का आकलन किया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है। इसके बाद किसी भी स्वैच्छिक संगठन या फिर एनजीओ के माध्यम से क्या किया जाता है, उस कार्य को उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु अपनाया जाता है, उसकी शुरुआत की जाती है, ताकि लोगों को अधिक से अधिक इसका जानकारी मिल सके, लोग उससे अधिक से अधिक क्या हो सके, उसके जागरूक हो सके, उससे जुड़ सके। इसके लिए बहुत सारे सरकार के द्वारा एनजीओ चलाए जा रहे हैं, स्वैच्छिक संगठन चलाए जा रहे हैं,
ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। इसमें अगर ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो एसएचजी को भी क्या गठन किया जाता है, एसएचजी जिसका नाम है सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो कि एक एसएचजी समूह होती है जिसमें गरीब ग्रामीण महिलाएं क्या होती है एक जगह इकट्ठा होती है और वो अपना बचत से पैसा को जमा करती है, जिसमें अगर किसी प्रकार की महिलाओं को किसी प्रकार की समस्या होती है तो उस बचत से उस समस्या का निराकरण करने के लिए उस महिला को वो राशि दे दी जाती है, ताकि वो महिला क्या कर सके अपनी समस्या का समाधान उस राशि से कर सके। तो इस प्रकार क्या विस्तार दर्शन के अंतर्गत बहुत सारे माध्यमों के सहारे सरकार के द्वारा योजनाओं का इंप्लीमेंट किया जाता है, योजनाओं को चलाया जाता है, ताकि क्या हो सके अधिक से अधिक जन समूह तक, अधिक से अधिक जन भागीदारी का क्या हो उसमें सम्मिलित हो सके, मतलब अधिक से अधिक जन समूह तक पहुंच सके, अधिक से अधिक जनसंख्या तक पहुंच सके, अधिक लोगों तक पहुंच सके, अधिक विस्तृत क्षेत्र तक पहुंच सके, जिसके कारण क्या हो सके लोग क्या हो सके उससे जागरूक हो सके और उससे अपना लाभ ले सके और वो अपने जीवन में क्या कर सके परिवर्तन ला सके। संचार में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और कंप्यूटर, अगर संचार में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और कंप्यूटर की बात करें तो संचार तो हम समझ चुके हैं। संचार मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति अपनी बातों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है तो वो क्या करता है, वही क्या है संचार है। संचार के बहुत सारे माध्यम इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं। संचार के माध्यमों में सबसे पहले है कि संचार का लोक माध्यम। पहले जमाने में क्या होता था, लोग एक समाचार को दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या करते थे, वो ट्रेवल करते थे, वो ट्रेन पकड़ के जाते थे, गाड़ी पकड़ के जाते थे। फिर क्या हुआ, दृश्य माध्यम आया कि नहीं, बहुत सारा चीज को हम टेलीविजन के माध्यम से भी समझ सकते हैं, हम बहुत सारी जानकारी को टेलीविजन के माध्यम से भी जान सकते हैं, रेडियो के माध्यम से जान सकते हैं, प्रदर्शन के माध्यम से जान सकते हैं, है ना, मुद्रण के माध्यम से जान सकते हैं, बैनर के माध्यम से जान सकते हैं, पंपलेट के माध्यम से जान सकते हैं। तो ये सब क्या है, संचार का माध्यम। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंप्यूटर का बहुत ही ज्यादा महत्व है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहारे क्या कर सकते हैं, हम किसी भी सूचना को विस्तृत क्षेत्र तक फैला सकते हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहारे कोई भी सूचना को मिनटों में पहुंचा सकते हैं, या हम किसी भी सूचना को क्या कर सकते हैं, देश में तो पहुंचा ही सकते हैं, विदेशों में पहुंचा सकते हैं। विदेश में हुई घटना को हम तुरंत जान सकते हैं, मतलब कुछ मिनटों में जान सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से संचार का जो संचरण है, संचार व्यवस्था की जो प्रक्रिया वो बहुत ही आसान हो गई है। कंप्यूटर के माध्यम से क्या कर सकते हैं, हम लोगों से जुड़ सकते हैं, हम वीडियो कॉलिंग के माध्यम से लोगों से जुड़ सकते हैं। कंप्यूटर के यूज करके हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं। सोशल मीडिया की सहायता से हम बहुत सारे घटनाओं को जानते हैं, घटना के बारे में जान सकते हैं, घटना के बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। हम अपनी बातों को बहुत आसान तरीके से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। पहले जमाने में ये बात हम एक दूसरे को पहुंचाने में बहुत लेट होता था, लेकिन कंप्यूटर के माध्यम से क्या कर सकते हैं, नेट का यूज कर सकते हैं, और नेट के माध्यम से हम सोशल मीडिया का यूज करके हम अपनी बातों को कुछ क्षणों में बहुत सारे लोगों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। कंप्यूटर के माध्यम से हम बहुत सारे सोशल मीडिया का यूज करते हैं। सोशल मीडिया का जो यूज होता है वो जानकारी को प्राप्त करने के लिए और जानकारी देने के लिए होता है। इससे एक मास को एक साथ पहुंचता है, एक जनसमूह को एक साथ पहुंचता है। इसमें क्या है, बहुत सारे जन भागीदारिता होती है, बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए रहते हैं, असंख्य लोग जुड़े हुए रहते हैं, जिसमें क्या होता है, लोगों को समाचार या किसी भी समाचार की प्राप्ति या फिर उसे अगर प्रदान करना हो तो वो बहुत आसान तरीके से हो सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संचार में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंप्यूटर का बहुत अहम भूमिका है। मतलब बिना संचार में अगर देखा जाए, संचार में अगर क्रांति की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और कंप्यूटर के सहारे संचार में क्रांति आई है। मतलब संचार क्या होता है, संचार को कितना आसानी से सुलभ बनाया जाता है, कितना अपनी बातों को एक दूसरे तक कितना आसानी से पहुंचाया जा सकता है, यह संभव तभी हो पाएगा जब संचार में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और कंप्यूटर को जोड़ा जाए। तो संचार में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और कंप्यूटर का बहुत ज्यादा रोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभूति को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। अनुभूति को प्रभावित करने वाले कारक दैट मीन्स हो जाता है कि किसी भी कार्य प्रणाली में अगर आप किसी कार्यनीति को अच्छी तरह से अपनाते हैं तो वहां की कार्यनीति के उपरांत जो कार्य होता है उससे क्या होता है, उसमें बहुत सारे कारकों को जोड़ा जाता है, बहुत सारे संसाधनों को जोड़ा जाता है। अगर संसाधन की कमी होती है तो कार्य को अपूर्ण छोड़ दिया जाता है, मतलब कार्य को नहीं कर सकते। आपको कार्य करने में क्या है, असुविधा होगी, समस्या का क्या सामना करना पड़ेगा। इसके अंतर्गत जो न्यूनतम आवश्यकता होती है, मनुष्य की जो न्यूनतम आवश्यकता होती है, जो बुनियादी सुविधाएं होती है, उसे देने का प्रावधान किया गया है। और इसके अंतर्गत वैसे कारकों को और संसाधनों को जोड़ा गया है जिससे मनुष्य क्या कर सके, लाभ ले सके। बहुत सारे योजनाओं को जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत बहुत सारे स्वैच्छिक संगठन कार्य कर रहे हैं जिनका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो लोगों को जोड़े और लोगों को अधिक से अधिक क्या है, उसे लाभ के प्रति जानकारी दे, लोगों को अधिक से अधिक
क्या करे, जागरूक करे, ताकि वो क्या सरकार द्वारा किसी भी योजना से जुड़ सके और उसका वो फायदा उठा सके, जो कि उसके आर्थिक स्थिति में परिवर्तन लाता है, जिससे उसके सामाजिक स्थिति में परिवर्तन होती है, जिससे उसकी राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है खेत और खलिहान का, खेत और घर का दौरा विशेषताएं बताएं। खेत और घर का दौरा विशेषताएं क्या होती है? खेत और घर का दौरा विशेषताएं का संबंध कृषकों से है, किसानों से होता है। किसानों का जो मुख्य कार्य होता है वो घर से खेत होता है, खेत से घर होता है। मतलब वो अपनी आजीविका से संबंधित जो रोजी रोटी कमाते हैं वो खेतों से ही कमाते हैं। मतलब उसका जो मुख्य पेशा होता है वो खेत होता है। खेतों में उसका काम होता है अनाज बोना, फसल काटना, फसल उगाना, और उससे जो वो मार्केटिंग करने के बाद जो पैसा उपलब्ध होता है उससे वो बचत करते हैं, उससे वो अपना अर्निंग करते हैं, उससे आर्थिक स्थिति को सुधारते हैं। तो खेत और घर का दौरा का जो संबंध होता है वो किसानों से होता है। जो किसान कृषि क्षेत्र से संबंधित होते हैं और अपने फसल को वो उपजाकर अपनी आजीविका का भरण पोषण करते हैं, वैसे किसानों के लिए इस तरह की योजनाओं को लागू किया गया है। और सरकार के द्वारा बहुत सारे बिंदुओं पर ध्यान देते हुए उन्हें क्या किया गया है, बहुत सारे योजनाओं से जुड़ा गया, ताकि क्या कर सके, वो अपने आजीविका में संवर्धन कर सके, वो नए नए उन्नत तरीकों को अपना सके, वो सिंचाई संबंधी तकनीकों को अपना सके, वो अपने कृषि में तकनीकों का इस्तेमाल कर सके, मशीनों का इस्तेमाल कर सके। कृषि संबंधित क्या, जैसे पहले क्या होता था, हल से जोता जाता था खेती को, ठीक है, खेतों में क्या करते थे, हल से जोता जाता था। अब क्या है, ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब इसमें क्या है कि तकनीकों का यूज करते हैं, किसान अपनी सुविधा के लिए तकनीकों का यूज करते हैं और वो बृहत मात्रा में वो काम करते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है, सरकार के द्वारा भी बहुत सारे चैनल का उद्घाटन किया गया, जैसे ग्राम ज्ञान केंद्र, जिसको हम बीकेएस के नाम से जानते हैं, सेवा, ज्ञान दूत, प्रौद्योगिकीकरण, अभिसरण, ठीक है। इन सभी चैनलों के माध्यम से सरकार के द्वारा क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किसानों को जानकारी दी जाती है, उन्नत फसल लगाने की जानकारी दी जाती है, कीटनाशक कैसे यूज करें इसकी जानकारी दी जाती है, कैसे अपने फसल में ज्यादा उत्पादकता लाएं उसकी जानकारी दी जाती है। तो इन सभी संबंध, ये सभी जो जानकारी दी जाती है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि कृषि क्षेत्र में क्या हो, क्रांति आए, कृषि क्षेत्र में क्या हो, किसानों की आमदनी में वृद्धि आए। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि किसानों का संबंध जो होता है वो खेत और घर के दौरा के अंतर्गत ही होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, खेती करते हैं, फिर क्या करते हैं, वो घरों में उस खेती से आने वाले आय को वो घरों में यूटिलाइज करते हैं, जिससे क्या होती है, उसकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन होता है। साथ ही साथ क्या करता है, वो परिवारों के व्यक्तिगत उपभोग की बुनियादी जरूरतों को पूरा करता है। जैसे मान लीजिए एक परिवार को क्या क्या चाहिए, जो फंडामेंटल राइट्स है, जो बुनियादी आवश्यकता है, एक परिवार को क्या क्या चाहिए, तो एक परिवार को भोजन, आवास, कपड़ा, ये सब क्या बुनियादी आवश्यकता है, तो उनको भरपाई करने का काम करते हैं वो खेतों से ही करते हैं। खेतों से जो उसकी अर्निंग आती है उससे न्यूनतम आवश्यकता तथा दीर्घकालीन आर्थिक विकास प्रक्रिया को वो करने का कार्य करते हैं, उसमें बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत वो प्राथमिकता देते हैं कि किस कार्य को सबसे पहले किया जाए। वो अपने घर के पोषाहार में परिवर्तन लाते हैं, जो वो उसकी जो खान पान है उसमें वो परिवर्तन लाते हैं। आखिरकार वो किससे लाते हैं, तो कृषि में उत्पादकता को बढ़ाकर हिलाते हैं। साथ ही साथ क्या करते हैं, अगर मान लीजिए उसमें उसको किसी समस्या से जूझना पड़ रहा है, जैसे आवास जैसी समस्या से जूझना पड़ रहा है, तो सरकार के द्वारा बहुत सारी योजना है जो कि आवास दिलाने का काम करती है, उन सभी योजनाओं से उसे जुड़ा जाता है। विद्युतीकरण का कार्य किया जाता है, अगर उसके घर में विद्युत नहीं है तो सब्सिडी रेट में क्या है, विद्युत लेने का भी प्रावधान है। मतलब किसानों के लिए खास करके बहुत सारी योजना चलाई है, जिसमें है किसान क्रेडिट कार्ड। अगर किसान क्रेडिट कार्ड बना लेती है तो उसे फसल लगाने के लिए बैंक के द्वारा ऋण दिया जाता है। वो ऋण को लेने के बाद क्या कर सकते हैं, फसल लगा सकते हैं। फसल लगाने के बाद अगर उसकी फसल पानी से बर्बाद हो जाता है, बाढ़ से बर्बाद हो जाता है, तूफान से बर्बाद हो जाता है, या फिर ओलावृष्टि से बर्बाद हो जाता है, तो अकाल पड़ने के कारण अगर उसका फसल बर्बाद हो जाता है, तो इन सभी दशा में, इन सभी स्थिति में क्या होता है, किसान को रियायत दी जाती है, उसकी ऋण क्या की जाती है, माफ कर दी जाती है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, किसान को केसीसी बनाया जाता है, किसान क्रेडिट कार्ड। हर एक किसान को क्या बनाने का प्रावधान किया गया है, सरकार के द्वारा बताया गया है कि जो किसान केसीसी बनाएगा, मतलब किसान क्रेडिट कार्ड बनाएगा, उसे ही लोन दी जाएगी, उसे ही ऋण की सुविधा दी जाएगी, ठीक है। अगर किसान किसान क्रेडिट कार्ड बनाता है तो उसे केसीसी लोन दिया जाएगा, उसे क्या किया जाता है, पशुपालन के लिए लोन दिया जाएगा। इस प्रकार क्या कर सकता है, किसान अपने आजीविका में वृद्धि कर सकते हैं, वो अपने अर्निंग में परिवर्तन ला सकता है। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पे क्या है, कार्य किया जा रहा है। इसमें प्रशासनिक ढांचा का भी महत्वपूर्ण रोल होता है। किसी भी केंद्र सरकार के द्वारा जो योजना लागू की जाती है वो राज्य सरकार पे जाती है। राज्य सरकार क्या करती है, वो जिला स्तर पे उस योजना को लागू करता है, और जिला के जो आला अधिकारी होते हैं वो ब्लॉक स्तर पे उस योजना को लागू करता है। ब्लॉक स्तर के जो आला अधिकारी होते हैं, जो वहां के हेड होते हैं, जैसे बीडीओ हो गया, वो क्या
करते हैं, पंचायत स्तर पे उसे लागू करते हैं, जो कि मुखिया के अंडर पे, मुखिया के अंतर्गत ही उस कार्य को यूटिलाइज किया जाता है, मुखिया के अंदर ही उस कार्य को क्या किया जाता है, कार्यान्वित की जाती है, लागू की जाती है, जिससे वहां के जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किसानों को क्या हो सके, उसे डायरेक्ट जोड़ा जा सके, उसे प्रत्यक्ष रूप से जोड़ा जा सके, और वो जो कृषि संबंधी जो कार्य करते हैं उसमें क्या हो सके, उसमें वो डिप्लोमेसी के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ उस कार्य को कर सके, जिससे क्या है, उसकी आर्थिक स्थिति में तो परिवर्तन होती है, साथ ही साथ उसके सामाजिक जो स्तर है उसमें भी क्या वृद्धि होता है, सामाजिक स्तर उसका ऊंचा होने लगता है, ठीक है, उसमें क्या उत्पादकता बढ़ती है, जिससे इनकम आता है, जिससे उसका क्या होता है, सामाजिक, आर्थिक और उसके साथ साथ उसका जो नैतिक विकास होता है वो अच्छी तरह से हो पाता है। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किसी प्रकार का क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं जरूर उस क्वेरी पे आधारित जो टॉपिक है उस पे वीडियो बनाऊंगा। और आप अगर चैप्टर वाइज मेरे वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर जरूर देखें। थैंक यू।